और अब खबरों की तफसील। कश्मीर पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने दो टूक कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। अब पाकिस्तान से कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि मकबूजा कश्मीर पर ही बात होगी। What is there to discuss in Kashmir? Kashmir is an integral part of India. From 1952 onwards, 54 onwards, elections are held. Chief ministers are elected. There is an elected government at the state. Members of parliament are being elected. And what is there not to discuss? Yes, there is something remains to be discussed. I do agree. The remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us. That is POK. और चलिए सीधे रुख करेंगे हैदराबाद में मौजूद हमारे रिपोर्टर संजय तिवारी का। संजय, जिस तरह से वेंकैया नायडू ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कश्मीर पर अब पड़ोसी मुल्क से कोई बातचीत नहीं होगी, क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल है ना, जो सरकार की लाइन है और जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले कहा कि अब अगर बातचीत होनी है तो पीओके पर बातचीत होनी है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात होनी है। सरकार की उसी बात को अंडरलाइन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट ने, वेंकैया नायडू ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब अगर किसी बात पर डिस्कशन होना है, अगर किसी बात पर बातचीत होनी है तो वो इस पर बातचीत होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो कब पाकिस्तान भारत को हैंडओवर करने वाला है, भारत को वापस देगा, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। यानी पीओके भारत के अभिन्न हिस्सा है, ये बात एक तरह से उन्होंने कह दी। और ये सरकार की जो लाइन और लेंथ है उसी को अंडरलाइन किया। पाकिस्तान की चिंता भी यही है कि अब कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अब पीओके कहीं ना कहीं भारत सरकार कोशिश करेगी कि पीओके पर कुछ आगे एग्रेशन करे। और ये जो अब सरकार की लाइन लेंथ है वो वाइस प्रेसिडेंट उसी को अंडरलाइन कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण बयान है। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि अब बातचीत जो होनी चाहिए वो इस बात पर होनी चाहिए कि पीओके कब वापस भारत को मिल रहा है। यानी जिस हिस्से को कश्मीर के पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था 1947 में जब आजादी मिली हमारे, उसके बाद कबायलियों के हमले में जो हिस्सा को कब्जा कर लिया था वो हिस्सा वो कब हमको वापस सौंपेगा, हम मुद्दा ये है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण बयान है वेंकैया नायडू का और कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है इससे कि जो सरकार है वो अब वो पीओके पर बात करना चाहती है। गवर्नमेंट की जो लाइन लेंथ है उसी को कहीं ना कहीं वो अंडरलाइन कर रहे हैं। जी ना जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दफा 370 के हटाए जाने और यूटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के बाद आज 24वें रोज भी वादी में कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। बंदिशों की वजह से आम लोगों की जिंदगी काफी मुतासिर है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वादी के तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। ताहम श्रीनगर की सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी जा रही है। वादी के कई सीनियर लीडरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला लगातार हिरासत में हैं। उधर मवासलाती निज़ाम के ठप रहने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे हमारे साथी परवेज भट्ट का श्रीनगर से और उनसे जानेंगे कि अभी दोपहर होने को आ रही है, वहां पर आम जिंदगी जो है वो क्या कुछ नजर आ रही है। परवेज, इस वक्त का हम आपसे ताज़ा हाल जानना चाहेंगे। दोपहर हो रही है, अभी क्या कुछ ताज़ा वहां पर हालात नजर आ रहे हैं, आम जिंदगी किस तरह से नजर आ रही है? जी हिना, अगर हम इस टाइम की बात करें तो जो सिचुएशन सुबह के टाइम यहाँ पे रहती है, सुबह हम देखते हैं कि ट्रैफिक की नकलो हमल यहाँ पे रहती है और शाम के टाइम भी ट्रैफिक यहाँ पे जो निजी गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं। ताहम दोपहर के टाइम पे ट्रैफिक में थोड़ी कमी आती है, ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, खासतौर जो डाउनटाउन का एरिया है वहाँ से ट्रैफिक कम हो जाता है। तो बाज़ारों के हवाले से अगर हम बात करें तो बाज़ार आज भी यहाँ बंद रहे क्योंकि यहाँ पे बिना किसी के कॉल दिए हुए एक हड़ताल की सी सिचुएशन बनी हुई है। स्कूल कॉलेजेस
यहाँ पे खोले गए हैं, ताहम जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल कॉलेज तक नहीं जा पाए हैं। जो स्टाफ है वो स्टाफ तो पहुँच गया है, लेकिन बच्चे स्कूल कॉलेजेस में नहीं गए हैं। अगर कुल मिला के देखें तो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, ताहम कशीदा है काफ़ी जो सिचुएशन है यहाँ पे। अगर हसास इलाके जो हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है और अलर्ट पे रखा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि अगर कोई क्लैश होता है या कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई जलसा निकालने की कोशिश की जाती है तो उसको वहीं पे रोका जाए और वहाँ पे बंदिशें फिर से नाफिज की जाए। हालांकि अभी तक जो इतलात मिली है उसके हिसाब से ज़्यादा कुछ कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़ा कहीं पेश नहीं आया है, ताहम छोटे मोटे जो वाक़ात हैं वो जो होते रहते हैं वो रोनुमा हुए हैं कुछ जगहों पे, लेकिन बड़ा कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया है। यहाँ अब बात करें तो मेन यहाँ पे जो लोगों की जो मुश्किलात हैं वो जो बढ़ती दिखाई दे रही है वो टेलीकम्युनिकेशन के निज़ाम की वजह से है, जो कि ठप पड़ा है पिछले 24 रोज़ से। तो टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से लोग मांग कर रहे हैं कि अगर लैंडलाइन खोलने का दावा किया गया था तो लैंडलाइन खुली नहीं पूरी तरह से, और मोबाइल फोन्स जो कनेक्टिविटी है वो भी ठप पड़ी है। तो लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जो उनके अजीज़ व अकराब हैं बाहर रियासत से बाहर, जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे राब्ता करने में उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है, या जो बाहर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो अपने घर वालों से यहाँ बात नहीं कर पा रहे हैं, वो उनकी खैर खबर नहीं ले पा रहे हैं। तो ख़ास तौर अगर दूसरा इसका एक पहलू देखें, जो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर रहे थे उनके लिए इंटरनेट खदमात मुअत्तल रहने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी। वो ऑनलाइन जो है वो अपना जो सब्जेक्ट के हिसाब से वो अपने थीसिस वगैरह निकालते थे, अपने काफ़ी मदद मिलता था उनको इंटरनेट की वजह से। उनकी पढ़ाई पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ा हुआ है। दूसरी ओर जो लोगों की तशवीश है यहाँ पे वो ये है कि जो सियासी लीडरान को जो मुसलसल नज़रबंद रखा गया है, दो साबिक वज़ीर आला हैं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, दोनों को नज़रबंद रखा गया है। सीनियर लीडर्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, अली मोहम्मद सागर जैसे हैं, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन है, या इमरान रज़ा अंसारी है, उनको SKICC में बंद रखा गया है। तो ऐसे में कोशिश जो है सरकार की कि हालात को मामूल पे लाया जाए, तो ऐसे इकदाम दिख नहीं रहे हैं कि ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिससे हालात मामूल पे आए। जैसे मोबाइल फोन्स को खोला जाता है, या जो दफ़ा 144 है उसको हटाया जाए, या जो सिक्योरिटी की जो प्रेजेंस है ग्राउंड पे उसमें थोड़ी कमी लाई जाए। ताहम ये बताया जा सकता है कि जो हालात हैं वो अभी उस मुवाफिक नहीं है कि जो ये सारे इकदाम उठाए जाएं। जी हिना। जी परवेज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए, हमारे नाजरीन तक वहाँ की जो सूरत हाल है वो पहुँचाने के लिए। तो नाजरीन, लगातार परवेज़ से हम सुबह से बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हालात जो हैं वो किस तरह से, और परवेज़ ने जिस तरह से बताया कि हालात पुरअमन हैं और वहाँ पर जो भी मामलात हैं उन पर हुकूमत की कड़ी नज़र भी है। आगे बढ़ेंगे। दफ़ा 370 के ताल्लुक से अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने मनसूखी की आईनी हैसियत को चुनौती देने वाली तमाम अर्जियों को आईनी बेंच के सुपुर्द कर दिया। इन अर्जियों पर आईनी बेंच अक्टूबर में समाअत करेगी। अलीमुद्दीन की अर्जी पर अदालत ने उसे कश्मीर जाने की इजाज़त दी। अदालत ने अलीमुद्दीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराए जाने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचूरी की अर्जी पर समाअत करते हुए उन्हें भी पार्टी वर्कर से मिलने के लिए कश्मीर जाने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर वादी में पाबंदी के ताल्लुक से अनुराधा भसीन की अर्जी पर भी समाअत की। अदालत ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके 7 रोज में जवाब देने को कहा है। 370 को लेकर संबंधित याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच को भेज दिया है। सर, आपकी इस मामले में कैविएट थी, क्या कुछ हुआ? देखिए, आज 3 जजेस चीफ जस्टिस साहब ने आज सुन लिया। पिटिशंस थे, 15 पिटिशंस थे जिन्होंने चैलेंज किया था रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35 और रिऑर्गेनाइजेशन पर। चीफ साहब ने सुन लिया सबको। हम कैविएटर थे, हम रूट्स एंड कश्मीर और डॉक्टर चारब अली खाना की तरफ से हम प्रिपेयर हुए थे। हमने भी अपोज किया, लेकिन स्टे कोई नहीं मिला इनको, क्योंकि इंटरम स्टे भी ये मांग रहे थे। और ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये संवैधानिक एक मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हो गया और ये अक्टूबर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा और उसके बाद फैसला होगा जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। केंद्र सरकार ने ये बोला है कि नोटिस न जारी किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर नोटिस जारी किया जाता है तो पड़ोसी देश पर इसका असर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ये सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल साहब ने बोल दिया कि नोटिस ना करे, हम खुद ही नोटिस इसमें ले रहे हैं और हम इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेज दीजिए, लेकिन नोटिस ना कर दीजिए। इससे जो हमारे पड़ोसी देश इस वक्त रेकअप कर रहे हैं, उसको यूएन में कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक क्योंकि संवैधानिक मैटर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही सुनेंगी अक्टूबर में और उसको अक्टूबर में ही सुनेंगे। तो 5 जजों की संवैधानिक बेंच को फिलहाल 370 से संबंधित सभी याचिकाओं को भेज दिया गया है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और ये तय करेगी कि 370 को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है क्या वो सही है या फिर गलत। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया के तालिब इल्म अलीमुद्दीन ने वालिदैन से मिलने के लिए कश्मीर जाने की इजाज़त मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे कश्मीर जाने की इजाज़त दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने अलीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने की भी हिदायत दी है। अलीमुद्दीन से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सर, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मानते हैं फिलहाल आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा? जी बिल्कुल राहत मिली है, क्योंकि बहुत ऐसा कंसर्न था मेरा, क्योंकि बहुत एज आई सेड अर्लियर कि बहुत सारी एकदम कंफ्यूजन वाला नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है। बहुत सारा आधे बोल रहे हैं सिचुएशन सही है, आधे बोल रहे हैं सिचुएशन नहीं बिल्कुल नॉर्मल है, आधे बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सही है। तो इस वजह से एक इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक बहुत ही परप्लेक्स स्टेट में चला जाता है कि अब क्या करें। तो उस चीज़ से अब मैं खुद जाके अपने घर वालों का वेलबींग देख पाऊंगा वहां पे फर्स्ट हैंड खुद जाके, तो एटलीस्ट मुझे ऑब्वियसली रिलीफ मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर पास किया, ऑब्वियसली इट हैज गिवन मी द रिलीफ। ऑब्वियसली देयर इज नथिंग मोर आई वांट टू डू देन टू टॉक टू माय फैमिली। तो अलीम, कब आप जा रहे हैं फिलहाल जम्मू कश्मीर? टुमारो आई विल बी लीविंग टुमारो मॉर्निंग इटसेल्फ। तो ये अलीम थे जिनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की थी कि जब से 370 को लेकर सरकार ने फैसला लिया है तब से इनके पेरेंट्स अनंतनाग में फंसे हुए हैं, ये उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें परमिशन दी है कि ये अनंतनाग जाएंगे और अपने पेरेंट्स से मिलेंगे और इन तमाम चीजों की व्यवस्था सरकार करेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि जो भी मुलाकात होगी उससे संबंधित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और एक और अहम खबर, सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी का बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि मैं कल यूसुफ तारिगामी से मिलने कश्मीर जा रहा हूं। सीपीआईएम लीडर और साबिक एमएलए हैं यूसुफ तारिगामी। सीताराम येचुरी लगातार जो है ये कहते रहे थे कि वो अपने पार्टी वर्करों से मिलने कश्मीर जाना चाहते हैं और राहुल गांधी का जो वक्त गया था श्रीनगर, उस पे भी राहुल गांधी के साथ वो गए थे, लेकिन एयरपोर्ट से ही उनको वापस कर दिया गया था। और अब ये खबर है कि सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी ने ये बयान दिया है कि मैं कल यूसुफ तारिगामी से मिलने कश्मीर जा रहा हूँ। और आपको बताएं कि सीपीआईएम लीडर और साबिक एमएलए हैं यूसुफ तारिगामी, उन्हीं से मिलने के लिए सीताराम येचुरी कल कश्मीर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आईएएस अफसर से सियासतदां बने शाह फैसल ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया। शाह फैसल ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की नकल फराहम करने की अपील की। इस सिलसिले में अब अदालत ने मरकज को जवाब दाखिल करने को कहा है। वाज़ेह है कि शाह फैसल को 14 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त हिरासत में ले लिया गया था जब वो गैर मुल्क रवाना हो रहे थे। हिरासत में लेने के बाद शाह फैसल को श्रीनगर वापस भेज दिया गया था। तब से अब तक शाह फैसल घर में ही नजरबंद है। उधर कश्मीर मसले पर हिंदुस्तान में रूस के सफीर निकोले कदशिव ने बयान दिया कि रूस का मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत के ज़रिए कश्मीर मसले को हल करें। उन्होंने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि शिमला और लाहौर मुआहदे के तहत इख्तिलाफात को दूर करें। जब से जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी हुई है तब से पाकिस्तान की बौखलाहट में लगातार इजाफा ही हो रहा है। पाकिस्तान इस मसले पर आलमी सतह पर हिंदुस्तान को घेरने की कोशिशों में है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख डाला है जिसमें हिंदुस्तान पर कश्मीर में तशद्दुद और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी जैसे संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इस ख़त में पाकिस्तान ने अपने दावों को सच साबित करने के लिए कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी के
बयान का हवाला दिया। आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों राहुल गांधी अपोजिशन वफ्द के साथ जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे, लेकिन उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और वहीं कश्मीर मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और अपना रुख रखा कि कई मामलों पर मैं हुकूमत से मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। राहुल ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान या दीगर मुल्क को कश्मीर मामले पर दखल देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राहुल ने यह भी अपने ट्वीट में लिखा कि कश्मीर में तशद्दुद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ है बात करने के लिए। दादा, जो दृश्य दिख रहा है, यूएन को रिपोर्ट पाकिस्तान ने सौंपा और उसमें राहुल गांधी का नाम लिया गया है, राहुल गांधी का जिक्र किया गया है। राहुल गांधी का नाम लेकर पाकिस्तान ये साजिश कर रही है और सरकार राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। किस तरह से इसे देखते हैं? सरकार ये निशाना अगर साधे राहुल गांधी पर, इससे ज्यादा गलती कुछ नहीं हो सकता। और ये पाकिस्तान ये आतंकवाद की एक फैक्ट्री है, तो इसलिए अगर पाकिस्तान चाहे कि राहुल गांधी जी की नाम जिक्र करके अपना ये नापाक इरादे को वो कामयाब की दर्जा दे, तो इससे उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी लड़ाई, हमारी जो विचारधारा है, ये विचारधारा के पक्ष में हम लड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे नेताओं को नाम जिक्र करके कोई हमारा दुश्मन देश कोई अपना फ़ायदा वो हासिल करे, ये हमें कभी होने नहीं देंगे, ना हमारे पार्टी ना हमारे पार्टी के नेता। सर, राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लगभग यही बात कही है। उन्होंने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार से असहमति हो सकती है किसी मुद्दे पर, लेकिन ये जो पाकिस्तान कर रहा है इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। कश्मीर में जो लोग मारे जा रहे हैं वो आतंकवाद के चलते मारे जा रहे हैं और आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा आगे रहता है, ये पूरी दुनिया जानती है। सारी दुनिया, वो तो टेररिस्ट स्टेट है, वो तो कंट्री टेररिस्ट है। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये यूनाइटेड नेशंस में जाकर पाकिस्तान को टेररिस्तान साबित करके आए। जो नेता की बात आप कर रहे, राहुल गांधी, उनकी दादी माँ सबसे ज्यादा पाकिस्तान को झटका दिया था। आपको याद है, बांग्लादेश वार में सबसे ज्यादा झटका देके बांग्लादेश छिना लिया, और उसके बाद शिमला समझौते में जुल्फिकार अली भुट्टो को दस्तखत करने में मजबूर किया था। उनकी ही परिवार के राहुल गांधी को नाम लेकर अगर किसी ने अपना फायदा लेने का कोशिश करेगा तो इससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। धन्यवाद। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राहुल गांधी की ट्वीट पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि आपने बहुत देर कर दी, पार्टी से बड़ा मुल्क होता है। शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तानी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर कहा कि उनके बयान को हिंदुस्तान कोई अहमियत देता ही नहीं। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। सर, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन को खत लिखा पाकिस्तान ने और उसमें राहुल गांधी का जिक्र, कैसे देखते हैं? आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही है। एक वो विपक्ष के नेता थे कि जब यूएन में पाकिस्तान मामला ले गया था, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो विपक्ष के नेता के तौर पर वो भारत के नेता बनकर गए थे। सलमान खुर्शीद डिप्टी लीडर बन के गए थे और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से पार्लियामेंट, यूएन के फ्लोर पर ध्वस्त कर दिया था। आज एक राहुल गांधी जी हैं जिनके बयानों को पाकिस्तान यूएन ले गया है और कह रहा है कि राहुल गांधी जी का, वहाँ के बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, लॉकडाउन है। जितने भी तर्क पाकिस्तान ने दिए हैं उसमें राहुल जी का भी जिक्र कर दिया है। तब राहुल जी अब दो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के वजह से वहाँ टेररिज्म है, जो कुछ है वो पाकिस्तान की वजह से। बहुत देर कर दी हजूर आते आते, काश ये बयान पहले दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती कि पाकिस्तान हमारे विपक्ष के नेता का नाम उपयोग करे यूएन में। अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखिए। लेकिन देर आए दुरुस्त तो आए। बहुत देर कर दी,
दुरुस्त नहीं। कई चीज़ें ऐसी होती जिसमें देर हो जाती है। ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। कैमरामैन नागेंद्र के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। LLM की तालिबा की गुमशुदगी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वुकला ने अदालत से रुजू किया है और मामले का आज खुद नोटिस लेने की अपील की है। वाज़ेह है कि यूपी के शाहजहांपुर में तालिबा की गुमशुदगी मामले में साबिक मुमलिकती वजीर बराए दाखिला स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये FIR गायब हुई तालिबा के वालिद हरीश चंद शर्मा की तहरीर पर दर्ज हुई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों ही जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाकर वज़ीर आज़म और यूपी के वज़ीर आला से मदद की अपील करने वाली चिन्मयानंद के कॉलेज की तालिबा लापता है। तालिबा के वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटी तभी से लापता है जिस रोज़ उसने सोशल मीडिया में चिन्मयानंद के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात लगाए थे। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, कश्मीर मसले पर वुज़रा का ग्रुप तश्कील दिया गया है और ज़राए के हवाले से ये बड़ी खबर है। कश्मीर मसले पर वुज़रा का ग्रुप तश्कील दिया गया है। जो चंद नाम सामने आए हैं वो हम आपको बताते हैं। इसमें रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान इस ग्रुप का हिस्सा होंगे। और वुज़रा का ये ग्रुप कश्मीर की तरक्की के मामले पर एक खाका तैयार करेगा। 30 अक्टूबर तक ये वुज़रा का ग्रुप अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। तो बेहद अहम खबर ज़राए के हवाले से, वुज़रा का ये जो ग्रुप है ये 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। ग्रुप की रिपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के लिए एक और पैकेज का ऐलान मुमकिन है। और ये भी आपको बताएं कि वज़ारती ग्रुप का अब तक 2 मरतबा इजलास हो चुका है और ख़ासतौर से नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। जो ख़ास नाम सामने आए हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद, साथ ही साथ थावरचंद गहलोत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान इस ग्रुप का हिस्सा होंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे थे कि कश्मीर मसले पर वुज़रा का एक ग्रुप तश्कील दिया गया है और ये जो ग्रुप है ये कश्मीर की तरक्की के मामले पर एक खाका, एक रोड मैप तैयार करेगा। 30 अक्टूबर तक ये अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकता है और ग्रुप की रिपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के लिए एक और पैकेज का ऐलान मुमकिन है। वज़ारती ग्रुप का अब तक 2 मरतबा इजलास हो चुका है और ख़ासतौर से जो अहम बात है वो ये कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है।